हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। आइए आज लेकर आए क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण का पाठ, ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले क्या है, तो जिसमें देखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाषा होता क्या है। भाषा मतलब क्या, जो क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का है जो कि भाषा बोलते हैं। अरे आप कहीं भी चले जाइएगा उस क्षेत्र का भाषा बोलिएगा ना, लैंग्वेज बोलिएगा ना, उसी को भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो भाषा बोल करके क्या करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हो कि नहीं। तो परिभाषा बन जाएगा क्या कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को एक दूसरे के सामने या तो लिखकर या तो बोलकर प्रकट करता हो, तो उसे भाषा बोलते हैं। समझ गया? यानी अर्थात में ऐसा भी परिभाषा बोल सकते हैं। देखिए मैंने और करके लिख दिया कि जब कोई मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर अथवा बोलकर, ठीक है, लिख के या तो बोल के एक दूसरे के सामने प्रकट करता हो, तो इसे क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, भाषा। तो सबका याद हो गया परिभाषा कि जब कोई मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को, क्या बोलना है, जब कोई मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर या बोलकर, देखिए याद रखिएगा, या तो लिखकर बोल कर सकता है प्रकट, या तो बोलकर प्रकट कर सकता है, करेगा कि नहीं। तो उसी को क्या बोलते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करने को ही क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखकर चाहे तो बोलकर करते हैं, तो भाषा कई तरह से दिख गया। तो भाषा जो है, भाषा के मुख्यतः दो भेद हो गया, एक हो गया हमारा लिखित और एक हो गया मौखिक भाषा, ठीक है। लिखित भाषा क्या होती है, आप समझिएगा इसको, ठीक है। लिखित भाषा के बारे में बहुत ईजी है ना, कोई हार्ड परिभाषा भी नहीं बनाया, यानी ये नोट्स बनाया गया, पूरे किताबी कीड़ा नहीं है, हाथों के द्वारा लिखा गया, ठीक है। लिखित भाषा की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों अथवा विचारों को, क्या इसमें बोलिएगा, लिखित में लिख कर, ठीक है, लिखित में क्या बोलिएगा, लिख कर एक दूसरे के सामने प्रकट करता हो, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कंप्लीट हो गया। अब बताइए लिखित क्या होता है। लिखित में तो बोला नहीं जाता, लिखल रहता, तो लिखा हुआ किस में रहता, तो ग्रंथ हो गया, पुस्तक हो गया, अखबार हो गया, जैसे अखबार में बोले क्या, दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान खबर हो गया, प्रभात खबर हो गया, ये सारे पेपर हो गया, ठीक है। उसी तरह से पत्र पत्रिकाएं हो गया, जो चिट्ठी वगैरह जाते हैं नानी घर से आते हैं या नानी घर भेजते हैं, तो उस तरह से क्या होता है, वो बोला नहीं जाता उसमें। जैसे किताब है तो किताब बोलता है नहीं ना, किताब में क्या सारी बातें लिखा हुआ, ठीक है। तो वो सारी आ गया कौन से भाषा में, लिखित भाषा में। आप जिस किताब को पढ़ रहे हैं या फिर आप मोबाइल के डिस्प्ले को देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ चीज़ दिख रहा है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं, वो आनी हो गया मौखिक। जो मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक हो गया, और आप जो भी सुन रहे हैं वो भी मौखिक हो गया, और जो लिखा हुआ है ना वो हो गया लिखित भाषा। कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मौखिक भाषा की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है जी। मौखिक भाषा की परिभाषा, तो इसमें क्या बोलेगा कि जब कोई व्यक्ति चाहे मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को बोलकर, क्या याद रखना है, बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता हो, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कंप्लीट हो गया। यानी जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करता है, ठीक है, तब बोलकर प्रकट करने वाले भाषा को क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। अब क्या होता है, क्लासे में या स्कूले में, ट्यूशने में टीचर जैसे या शिक्षक पूछते हैं तो बोलते हैं, और वो भी क्या होते हैं, विद्यार्थी है जो कि बोलकर जवाब देते हैं, लिखकर नहीं। तो जब लिखकर जवाब दिए तो लिखित भाषा हो गया, और जब बोलकर जवाब दिए तो क्या बन गया, मौखिक भाषा बन गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए जो भाषा है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो भाषा देखिए, भाषा तो ऐसे क्या है, अन्य है, ठीक है, अन्य भेद भी है भाषा के, जो क्या अन्य भेद भी है, ठीक है। तो मौखिक भाषा को पहले समझिए ना।
अब देखिए मौखिक भाषा का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे आप क्या नाटक है जो कि कर रहे होते, तो नाटक जैसे दुर्गा पूजा में आप लोग देखते हैं नाटक वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है कि बोला जाता है कि नहीं, बल्कि उसमें लिखा नहीं जाता है। जब नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे होते तो इसको बोला जाता है, जो लिखा हुआ चीज़ रहता है उसको बोल करके दिया जाता है। या फिर फिल्म जैसे पढ़ने के बाद आप लोग तो फिल्म देखबे करते हैं, तो फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, फिल्म भी क्या होता है बोलकर प्रकट करता है। जैसे फिल्म देख रहे हैं कोई भी हीरो का, तो इसमें क्या होता है, उसमें बोला जाता है कि नहीं, तो ये मौखिक हो गया। ठीक है, समाचार आप टीवी को चालू कर दीजिए और न्यूज़ चैनल को है जो कि धरा दीजिए, तो आप इसमें समाचार को सुनते रहिएगा। तो सुन रहे हैं कि नहीं, वो बोल रहे हैं आप सुन रहे थे, क्या हो गया, मौखिक हो गया ना। इसी तरह से सुनना, तो सुनना भी क्या हो गया, मौखिक हो गया। संवाद जो है देखिए ये आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में पूछता है। संवाद किसको कहते हैं, तो संवाद जो होता है जब भी होता था दो व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, यानी दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप को संवाद कहते हैं। मैंने क्या बोला, दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप को संवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संवाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग भाषा देख रहे हैं, समझ गया। अब देखिए भाषण, तो भाषण भी क्या था, जैसे 15 अगस्त आने वाला है, तो इस तरह से 15 अगस्त में क्या होते भाषण देते, जबकि बल्कि लिखा नहीं जाता आपको, माने 15 अगस्त के अवसर पर लोग क्या करते हैं, भाषण देते हैं। तो भाषण दिया तो क्या हुआ, बोलकर नहीं दिया जी, तो ये क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। मौखिक भाषा में क्या हो गया, लिखकर नहीं बल्कि बोलकर प्रकट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मौखिक भाषा बोलते हैं। समझ गया। चलिए देखिए अब भाषा के कुछ अन्य भेद देख लेते हैं। ठीक है, भाषा के कुछ अन्य भेद, यानी अन्य भेद मैंने क्या, भाषा तो ऐसे मुख्यतः दो ही होता है, लिखित और क्या होता है, मौखिक। पर देखिए भाषा के अन्य भेद भी होते हैं, जैसे क्या हो गया, मातृभाषा हो गया, राजभाषा हो गया, राष्ट्रभाषा हो गया, मानक भाषा हो गया कि नहीं। अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, इस सभी को देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या बनता है। ठीक है, अब देखते हैं मातृभाषा। अब देखिए मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा को समझिएगा। देखिए मातृभाषा में क्या हो गया, जहाँ पर रह रहे हैं, जिस भूमि पर रह रहे हैं, यानी जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखते हैं, बचपन में अपनी माँ से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो बचपना में अपनी माँ के द्वारा सीखते हैं भाषा, यानी माँ के द्वारा बचपना में माँ के द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। समझ गया। अब देखिए सभी का परिभाषा जान लेते हैं क्या। अब राजभाषा क्या है, तो सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाला भाषा को, सरकारी कामों में, जैसे बताइए सरकारी काम हो रहा, वहाँ पर आप जो मतलब बचपना में भाषा सीखे वही बोलिएगा, अरे ये काम कर, अरे बेटे, इस तरह से बोलिएगा, सरकारी दस्तावेज में नहीं। तो सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाला भाषा को क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, जो राजा यानी राज का स्टेट का भाषा रहेगा ना उसी को बोलेंगे, ना कि माँ के द्वारा सिखाए गए भाषा। बहुत ठेठ में है पूरा, मतलब माँ के द्वारा सिखाया गया बचपन में क्या है, जिससे किसी ने बोला अरे सुन इधर, अबे इधर जाओ, है ना। तो इस तरह से हमें सरकारी कार्यों में प्रयुक्त नहीं करना। राजभाषा में क्या होता है कि सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाला भाषा राजभाषा होता है। और मातृभाषा क्या हो गया कि जो बालक बचपन में अपनी माँ के द्वारा क्या करते हैं, सीखते हैं, वो हो जाते हैं मातृभाषा। राजभाषा क्या हो गया, तो सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाला भाषा को राजभाषा कहते हैं। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए राष्ट्रभाषा की परिभाषा जान लीजिए। राष्ट्रभाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा, तो जिस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, मतलब कि जिस देश में क्या होती है, अनेक भाषाएं बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या था, अनेक भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, सुनी जाती है। यानी भारत में क्या होती है, अनेक भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, सुनी जाती है। ये सारे है जो कि भारत में लागू होता है। तो भारत में क्या होता है, अनेक भाषाएं बोली जाती है। और इसका रूल जान लीजिए कि जो भारत है
यानी भारतीय जो संविधान है, ठीक है, उसमें 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया। ठीक है, ऐसा तो इससे अधिक भी होता, लेकिन कई भाषाओं को स्वीकार किया गया, 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया, जिसमें कुछ जान लेते हैं। संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी है, उर्दू है, असमिया है, पंजाबी है, नेपाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, गुजराती है, बंगला है, उड़िया है, कश्मीरी है, मणिपुर है, मराठी है, मलयालम है, मैथिली है, डोगरी है, बोडो है, संथली है और इस तरह से सिंधी है। मतलब कि बहुत सारे भाषाएं, कुछ भाषाओं का नाम जान लिए है ना, तो और बेहतर होगा। अब देखिए, इन सभी भाषा का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में करता, ना कि अब मान लीजिए मराठी तो मनपूर्वम कीजिएगा, मतलब मान लीजिए कश्मीरी तो कश्मीर में करेगा, उड़िया तो उड़िया जो है बिहार में करेगा नहीं ना, बिहार स्टेट में नहीं करेगा, ये उड़ीसा में करेगा उड़िया भाषा। तो इस तरह से क्या अलग अलग है, जो कि भाषा जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में ही किया जाता है, ना कि दूसरे राज्य का भाषा अपने राज्य में प्रयुक्त किया जाता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे जो देश की है, ये नोट पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, इस तरह से सवाल रहेगा तो क्या बताइएगा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कंप्लीट। अब देखिए एक चौथा जान लेते हैं, मानक भाषा। चौथा क्या, मानक भाषा की परिभाषा कहते हैं किसको, तो हिंदी भाषा के रूप को ही मानक भाषा कहते हैं। कंप्लीट हो गया। हिंदी भाषा को ही क्या बोलते हैं, मानक भाषा बोलते हैं, यानी हिंदी भाषा के जो रूप है वही मानक भाषा कहलाया। समझ में आ गया। चलिए ये सब परिभाषा है, परिभाषा को जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग के यानी व्याकरण बहुत सारा भी पढ़ना है, वो सब डिटेल से पढ़ेंगे। ये सभी सिर्फ परिभाषा जान लीजिए, परिभाषा से इसका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है, अब देखिए बोली। अब बोली के बारे में जानिए, यानी जो छोड़ दिया उसको गोली। अब बोली किसको बोलते हैं, तो सीमित क्षेत्र, देखिए यहाँ पर गलती लिखा गया, चेक, ये चेक नहीं होगा। सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को, यहाँ में होगा। ठीक है, यहाँ जो मैंने काटा यहाँ पर जो है क्या लिखा जाएगा, में। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली, सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, यानी जो अपना एरिया में, अपना घरेलू में या अपना गांव में जो भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र में ही बोला कि नहीं, ये तो दूसरा राज्य में नहीं बोला गया, तो सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब जो है अलग अलग राज्यों में क्या होती है, अलग अलग बोली बोली जाती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें अवधी बोली जाती है, बिहार की बात करें तो भोजपुरी और मैथिली भी बोली जाती है। ठीक है, और मगही भी बोली जाती है। ठीक है, बिहार में क्या होता है कि मगही भी बोली जाती है, मगही भाषा ठेठ में एकदम। और हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, और मारवी, यहाँ पर देखिए कौमा होगा, ये हरियाणवी हो गया, एक मारवाड़ी हो गया। ठीक, अब गुजरात में तो गुजराती बोली जाती है। इस तरह से यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में अवधी, बिहार में मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, हरियाणा में हरियाणवी हो गया, मारवाड़ी हो गया, गुजरात में गुजराती हो गया। ठीक है, अब देखते हैं लिपि को देख लेते हैं। ठीक है, लिपि किसको कहते हैं, अब देखिए लिपि की परिभाषा, तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उस चिन्ह को लिपि कहते हैं। याद हो गया कि लिपि किसको कहते हैं, तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उसे लिपि कहते हैं। लिपि का भाषा लिखित रूप में होता है। ठीक है, ना कि बोली के रूप में होता है। लिपि का जो भाषा होता है वो लिखित रूप में होता है। लिखित माने जो लिख कर के बताया जाता है, बोली जो होता है वो बोलकर बताया जाता है। बताते ना, एक मौखिक, तो मौखिक में बोली, और लिखित भाषा में क्या, लिख कर। लिखित भाषा में जो होता है लिख कर, तो यहाँ पर बात हो रहा है कि लिपि जो है लिखित रूप में होता है, बल्कि मौखिक रूप में नहीं होता है। समझ गए। अब देखिए भाषाओं को लिखने के लिए लिपि अलग अलग होती है, यानी भाषाओं को लिखने के लिए ना लिपि जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो अब उसको देख लेते हैं कि क्या क्या होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर भाषा एक तरफ लिख दिए और एक तरफ लिपि लिख दिए।
अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी का जो लिपि है वो देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है जी, हिंदी, संस्कृत, मराठी का कौन सा लिपि है तो देवनागरी। यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी मारिएगा। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी ही बोलिएगा। मराठी किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी ही बोलिएगा। अब पंजाबी किस लिपि में होती है तो गुरुमुखी में। उर्दू एवं फारसी किस लिपि में तो फारसी में। अरबी किस लिपि में तो अरबीए में। बांग्ला किस लिपि में तो बांग्ला में लिखी जाती है। रूसी किस लिपि में तो रूसीए में लिखी जाती है। यानी रूसी किस लिपि में लिखी जाती है तो रूसी में। और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश यानी चारों किस लिपि में लिखी जाती है तो अंग्रेजी में। रोमन, जो अंग्रेजी में लिखता है वो रोमन लिपि कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गया, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश कौन लिपि में लिखी जाती है तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। याद हो गया। हिंदी, संस्कृत, मराठी किस लिपि में देवनागरी में। पंजाबी गुरुमुखी में। उर्दू, फारसी तो फारसी में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए फिर से कर देते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी किस लिपि में तो देवनागरी लिपि में। पंजाबी किस लिपि में तो गुरुमुखी लिपि में। उर्दू, फारसी किस लिपि में तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। अरबी किस लिपि में तो अरबी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला किस लिपि में तो बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। रूसी किस लिपि में तो रूसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश किस लिपि में लिखी जाती है तो बोलना रोमन में, यानी कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी और संस्कृत जो है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि को देवनागरी में लिखी जाती है। यानी जो हम लोग हिंदी और जो संस्कृत जो भाषा पढ़ते हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये सवाल भी होता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है तो बताइएगा देवनागरी लिपि में, और संस्कृत भी बताइएगा किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी में। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के लिए। चलिए अब देखिए देवनागरी लिपि की विशेषता जान लेते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित है। देवनागरी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसमें हर वर्ण का आकार जो होता है एकदम बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, और यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। यानी जिस तरह से उच्चारण करिएगा उस उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। जैसे राम तो राम नहीं लिख दीजिएगा, उच्चारण के हिसाब से लिखिएगा, रा पर आकार पड़ेगा, है ना, तो राम। अब जैसे आम लिख दिए तो आम नहीं लिखिएगा, उच्चारण के अनुसार लिखा था आम आम। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब यहाँ द एंड होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।